गुजरात का रण। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 1 दिसंबर को पहले चरण की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें सौराष्ट्र की 48, कच्छ की 6 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटें शामिल हैं। ये वोटर 89 सीटों पर 788 उम्मीदवारों की किस्मत अब तय करेंगे। पहले चरण की 89 सीटों में वैसे तो कई वीआईपी सीटें शामिल हैं, जहां से वर्तमान सरकार के मंत्री और बड़े नेता मैदान में हैं। लेकिन इसके कुटियाड़ा, भावनगर, पोरबंदर, वराछा रोड, गोंडल, कातरगाम, राजकोट और पूर्व खंभालिया, मोरबी और वसंदा सीटों को अहम माना जा रहा है। 1 दिसंबर को यानी कि कल का वो दिन होगा जब 89 सीटों पर वोटिंग होगी। तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में। देखिए, एक तरफ अमित शाह तो एक तरफ जेपी नड्डा, बीजेपी के ये वो दिग्गज चेहरे। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी, क्योंकि बीजेपी चाहती है वो जादू एक बार फिर से हो गुजरात में जो 27 सालों से चला आ रहा है। बीजेपी यही चाहती है कि सत्ता उन्हीं के हाथों में बरकरार रहे। लेकिन सामने खड़ी है दो पार्टियां, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आम आदमी पार्टी। ये दोनों पार्टियां क्या गुल खिलाएंगी बीजेपी को आने वाले चुनाव में, जो अब परिणाम आएंगे 8 दिसंबर को, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 राज्यों के नतीजे आएंगे। तो चलिए, गुजरात के पहले चरण के चुनाव में क्या कुछ खास है, कितने उम्मीदवार हैं, कहां कहां पर ये चुनाव, ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करें चुनाव की, तो पहले चरण के रण की कई ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला काफी टक्कर का देखा जा सकता है। पहले चरण के रण में पहले चरण की 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। इनकी किस्मत का फैसला होगा कल के दिन, जब आम जनता जाकर वोट करेगी इन नेताओं को। 70 महिला और 339 निर्दलीय प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में पहले चरण में। वहीं आगे अगर हम जिक्र करें पहले चरण की, तो कांग्रेस का दबदबा तो था ही सन 2017 में, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के सभी 89 सीटों पर प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। आम आदमी पार्टी के कितने प्रत्याशी वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के 88, बसपा के 57 और AIMIM के 6 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। देखिए, सौराष्ट्र, कच्छ के इलाके में जहां पर बीजेपी पर भारी पड़ी थी कांग्रेस, सन 2017 की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये वो साल। दक्षिण गुजरात में देखिए, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, क्योंकि दक्षिण गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कई सारी सीटें हैं। लेकिन इन सभी सीटों पर जो वोटिंग होगी, सन 2017 में 48 सीटों पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई थी। लेकिन पहले चरण के रण में जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं, मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कई ऐसे चेहरों को उतारा चुनावी मैदान में जो टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस को 39, बीटीपी को 2 और एनसीपी को मिली थी 1 सीटें। पहले चरण में क्या चुनौतियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सीटें बचाए रखने की चुनौती है। भाई देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है गुजरात के रण में, इसलिए पूरी ताकत लगा रही है आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में। लेकिन एक तरफ गुजरात है, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ रहे गुजरात की चुनावी रण में। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी से चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे। इसी क्रम में जेपी नड्डा ने अहमदाबाद के जमालपुर खड़िया विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ भारी जन समर्थन भी दिखाई दिया। नड्डा ने रोड शो में भीड़ को देखकर दावा कर दिया कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बननी तय है। एक बार फिर से गुजरात की धरती पर कमल खिलेगा और विरोधियों के दावे धरे के धरे रह जाएंगे। देखिए, ये रोड शो की तस्वीरें
जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम दिग्गज चेहरे बीजेपी के चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं गुजरात विधानसभा के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोर टू डोर कैंपेन किया और गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार समाप्त होने के बाद बीजेपी दूसरे चरण के प्रचार में अब जुट गई है। इसका अंदाजा आप लगाइए। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया। पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने घर घर जाकर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, घर घर जाकर प्रचार किया और चुनावी सभाओं को भी वहां पर संबोधित किया है। 12:30 पर अहमदाबाद के बीजेपी मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। इस दौरान पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने खड़गे पर निशाना भी साधा। अहमदाबाद में रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अनुचित शब्दों का इस्तेमाल स्वच्छ राजनीति की निशानी नहीं है। कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना। वहीं गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। गुजरात विधानसभा चुनाव में आपके उतरने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन यह लोगों पर निर्भर है कि वे पार्टी को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों के दिमाग में आप कहीं नहीं है। कांग्रेस पर अमित शाह ने कहा कि अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है और इसका असर गुजरात में भी दिखाई दे रहा है। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस चुनाव में शायद ही आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल पाएगी। मुझे नहीं लगता कि पार्टी एक भी सीट यहां पर जीत पाएगी। शाह ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास के साथ बिना भेदभाव वाली नीतियों के दम पर बीजेपी गुजरात में जीत दर्ज करेगी। इस चुनाव में बीजेपी जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर उन्होंने कहा कि आपकी चर्चा धरातल पर नहीं है। हो सकता है जीतने वालों की लिस्ट इनका कोई प्रत्याशी ना हो जो जीतने वाली लिस्ट हो। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, ये कहा अमित शाह ने। जब जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए तो इन्होंने ये कहा कि हाँ, विपक्षी पार्टी कांग्रेस तो है, लेकिन इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 1 दिसंबर यानी कि कल का वो दिन होगा जब वोटिंग होगी। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार भी जोरों पर है। गुजरात के गृहनगर में होने के चलते पीएम नरेंद्र मोदी पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में पीएम 1 और 2 दिसंबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कुल 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज आपसे बात करते हुए और 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग के बीच पंचमहल के कलोल, छोटा उदयपुर के बुडेली और हिम्मतनगर में रैली करेंगे। यहाँ 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान होने हैं और कल यानी कि तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर कितने लोगों ने वोट डाला, कितना प्रतिशत यहाँ पर मतदान रहा, और उसके साथ ही साथ जनसभाओं का दौर भी कल जारी रहेगा। मराठा ने गुजरातियों लड़ावानुं काम कांग्रेस करते शिखर बंद बनी गयो। तो पीएम नरेंद्र मोदी कल गुजरात में प्रचार भी करेंगे, एक तरफ वोटिंग भी होगी।
तो कल पहले चरण का चुनाव, कई दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सन 2017 में बीजेपी ने सीटें जीती थी 99, कांग्रेस ने 77, लेकिन आम आदमी पार्टी को उम्मीदें हैं कि किले में सेंधमारी अब होगी, क्योंकि कल जो चुनाव होने वाले हैं पहले चरण के लिए, वोट का प्रतिशत यहां पर कितना रहेगा, कितने लोग घरों से निकलेंगे, क्योंकि दिन भर हम भी जागरूकता ये फैलाएंगे कि आपका एक एक वोट कीमती है। लोकतंत्र के महापर्व में आप भी हिस्सा लीजिएगा और अपने नेता को चुनने में आप अपनी हिस्सेदारी जरूर आप निभाएं, क्योंकि गुजरात की रफ्तार के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप भी मतदान केंद्र पर जाएं, वोट डालें। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की कहां पर रैलियां हैं और चुनावी प्रचार में कहां पर पहुंचेंगे, यह भी आपको दिखाते हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए। अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की, तो सुबह 11 बजे कलोल और 12:30 बजे बोडेली और 2:45 पर हिम्मतनगर में होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही साथ 2 दिसंबर की जनसभाएं, 11 बजे कनकराज, 12:30 बजे पाटन, 2:45 पर सोजीतरा और शाम 7 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही साथ 2 दिसंबर की ये जनसभाएं, और ये दिन काफी अहम होगा बीजेपी के लिए कि पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल बनाते हैं। वही बात करेंगे आगे अगर, तो 1 दिसंबर को आपने देखा जनसभा तो होगी, लेकिन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात में कांग्रेस की जीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस के हालात पहले जैसे नहीं है, इसलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जीतना मुश्किल है। इस बार कांग्रेस जीत के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनावी मैदान में है, इसलिए गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके साथ ही पीएम मोदी की तुलना रावण से करने को लेकर खड़गे पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नतीजों में सेंध लगेगी और पीएम मोदी की रावण के साथ तुलना गुजरातियों का अपमान है और गुजरात के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार भी सबसे पुरानी पार्टी को गुजरात चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि हर वक्त कांग्रेस ऐसे ही समस्या प्रॉब्लम खड़ा करती है अपने लिए, कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस में ये मोदी के प्रति जितना खिलाफ बोलेगी उतने ही कांग्रेस फंसती जा रही है। और रावण के साथ तुलना मैं मानता हूं कि गुजरातियों के लिए ये अपमान है, गुजराती उससे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। वहीं गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने सूबे में कल पहले चरण के चुनाव से पहले अपनी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर सेंटर पर फोर्स लगाए। उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि राज्य की फोर्स पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। सुनिए आप। पहले दौर के जो 89 सीट्स हैं उन पे कल मतदान होगा और हमने निर्वाचन आयोग से ये रिक्वेस्ट की है कि मतदान पेटी जो होती है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय फोर्सेस के पास रहनी चाहिए। होमगार्ड जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगी हुई पुलिस है गुजरात की, हमें उन पर भरोसा नहीं है। जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दी है उसका अक्सर से पालन होना चाहिए। दूसरी बात, शानदार उत्साह है गुजरात के लोगों के अंदर, परिवर्तन के लिए मतदान होगा। ये मतदान से पहले कुछ चैनल्स के माध्यम से ओपिनियन पोल के नाम पर पार्टियों के हित में जो न्यूज़ चलाई जाती है उस पर भी निर्वाचन आयोग को अंकुश लगाना चाहिए। एक तरह से गलत प्रैक्टिस है, मतदान को प्रभावित करने के उद्देश्य से है। 2 चैनल एबीपी ने और इंडिया टीवी ने जिस तरह से मतदान से पहले ओपिनियन पोल के नाम पे अलग अलग सीट के हिसाब से पूरा खबर चलाई है, हमारी उम्मीद थी कि निर्वाचन आयोग को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उसको रोका जाना चाहिए। एक परसेप्शन बनाने के लिए और बीजेपी को फ़ायदा उठाने के
उठाने के लिए ये रणनीति का हिस्सा है। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर राजकोट के जिलाधिकारी अरुण महेश ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खुद ऑफिस में जाकर तैयारियों को चेक किया, साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुआयने के दौरान कई कर्मचारियों से बातचीत भी की उन्होंने। और गुजरात में कल से वोटिंग शुरू हो रही है। कल पहले चरण के लिए चुनाव है, जिसमें जनता अपने अधिकार का प्रयोग कर अपना नेता चुनेगी। इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का पहले चरण का वोटिंग 1 दिसंबर को होना है। ऐसे में हम खड़े हैं राजकोट की श्यामजी वेलजी वीरानी हाई स्कूल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 2253 बूथ पर जो वोटिंग होनी है उसका ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से हो रहा है। लोग कतार में खड़े हैं और जिस कदर से ये राजकोट पश्चिम विधानसभा जो मत क्षेत्र है वहाँ के लिए वोटिंग जहाँ जहाँ पर होनी है, जिन जिन इलाकों में होनी है उनके लिए यहाँ से ईवीएम का मशीन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जिस कदर से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिनको चुनाव की जिम्मेदारी जिन पर है वो लोग अपना अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं। स्लिप जो उनको दी गई है उस पर वो कुछ सूचियाँ हैं वो बना रहे हैं। ये देखिए कि न केवल यहाँ पर टीचर्स लगे हुए हैं बल्कि बैंक कर्मियों को भी चुनावी प्रक्रिया से जोड़ा गया है। जिस कदर से आप देख रहे हैं कि पूरे पंडाल में लोग सारे जो हैं चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कैसे वहन करना है उसका मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। जिन जिन को जिम्मेदारियां दी गई है वो अपना निर्वहन समूचे तरीके से करे, उसका भी ख्याल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल जाला, न्यूज़ इंडिया, वीरानी हाई स्कूल, राजकोट। गुजरात चुनाव की पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राजकोट में कांग्रेस ने बीजेपी पर पुलिस के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता डॉक्टर हेमंग वासावड़ा ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हेमंग वसावड़ा जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हेमंग जी, स्वागत है न्यूज़ इंडिया में आपका। क्या मामला क्या है? ये कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने की बाबत नहीं है। बाबत ये है कि इस दफ़ा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हार रही है। जनमत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और ये बात उनका आला कमान भी मालूम कर चुका है। पूरी सरकारी एजेंसियों का मिसयूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लोकशाही के सभी जो मूल्य होते हैं उसको गिरा के अधम कक्षा के प्रयास जीतने के लिए वो राजकोट में कर रहे हैं। कल से पुलिस डिपार्टमेंट हर एक दारू बेचने वाला और असामाजिक प्रवृत्ति करने वाले लोगों को पुलिस स्टेशन में बुला के इतिहास दे रही है कि आपको वोट डालना है। आज तक आपका जो कारोबार चलता रहा, असामाजिक कारोबार, दारू का कारोबार, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हुआ है। और अगर आप ये नहीं काम करेंगे तो आगे वाले दिनों में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, ऐसी धमकी भी दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि अवैध रूप से शराब बिक रही है गुजरात में और खासकर राजकोट में, और पुलिस के रहम नज़र से ये अवैध शराब के कारोबारी धंधा करते हैं, उसके बदले में पुलिस पैसे भी ऐंठती है? देखो, आज की बात नहीं है। कांग्रेस ने बार बार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है। पुलिस का और कारोबारी दोनों, देसी और विदेशी शराब कारोबारियों का यहाँ गठबंधन है। उनसे पुलिस हफ्ता लेती है और वो हफ्ता कमलम तक जाता है। वो मैं सीना तान के कहता हूँ कि ये जो नेक्सस बनाया है उन लोगों ने, उनकी वजह से ही पूरे गुजरात में देसी विदेशी शराब का कारोबार गैर कानूनन चलता रहा है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल जाला, न्यूज़ इंडिया, राजकोट। वहीं राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ कल बीजेपी जन आक्रोश रथ यात्रा निकालेगी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर पहुंचेंगे और रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रथ यात्रा 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे सहयोगी दीपक चावला ने खास बातचीत की है, देखिए आप। राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, उसके चलते राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायक बेलगाम होकर के सारी अनैतिक गतिविधियों के साथ में जुड़े हैं, उसके चलते राजस्थान की करोड़ों जनता में आज एक जन आक्रोश है। उस आक्रोश को संगठित कर, संकलित कर, एक आवाज के रूप में परिवर्तित कर इस राजस्थान की वर्तमान सरकार को सड़क पर बेनकाब करना और इसे उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता को संकल्पित प्रतिज्ञित करना, इसके लिए ये यात्रा का आगाज भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 200 जिलों में जो रथ जाएंगे, उन रथों को यहां से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे, आह्वान करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में 200 ही विधानसभाओं में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर तक, मोहल्ले और वार्ड में हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में चौपालें होंगी, महिलाओं की चौपाल होगी, युवाओं की चौपाल होगी, इसके अतिरिक्त बेरोजगारों की चौपाल होगी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की चौपाल होगी, SC ST वर्ग जिसके ऊपर इतनी प्रताड़नाएं हुई है, इतने मुकदमे, इतने उनके खिलाफ अत्याचार हुए हैं, उन सबको की भी चौपालें होंगी और एक समाज के हर वर्ग को साथ में जोड़ करके जन आक्रोश का संकलन किया जाएगा। वैसे इसके अलावा गुजरात पर सवाल है, काफी टफ चुनाव हो रहे हैं। आपको कहाँ से टफ लग रहा है? यहाँ बैठे बैठे टफ लग रहा है, गुजरात में आकर के देखोगे कोई सामने विपक्षी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में नया इतिहास बनाने वाली है और गुजरात में ऐतिहासिक परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। दोनों की जोड़ी पे कुछ खास वैसा कुछ कहना चाहेंगे? दोनों की जोड़ी, चलिए समय बताएगा। बिल्कुल, ये थे गजेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं समय बताएगा कि क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। सन 2023 में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये जन आक्रोश रथ यात्रा कितनी काम आएगी बीजेपी की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी है।